हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो भी क्रैश कोर्स के यानी वन शॉट के अंदर होने वाला है। वन शॉट, एक सिंगल वीडियो और आपका एक सिंगल चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक चैप्टर लेके आया हूं, पूरा एक चैप्टर एक सिंगल वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर जो हमारे पास है वह है आपका अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट यदि इस पे बात किया जाए कि सर इस चैप्टर के अंदर क्या इंट्रोडक्शन होगा, तो सारी चैप्टर के अंदर यदि बात किया जाए तो सबसे पहली चीज आपको बता दिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं वो दो चीजों से मिलकर बनी है, एक द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। दो प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है, एक द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य यानी पदार्थ की अवस्था की बात कर सकते हो या द्रव्यमान की बात कर सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब रही बात कि द्रव्य तथा ऊर्जा का अंतरा परिवर्तन होते रहता है। अंतरा परिवर्तन का मतलब क्या है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। कह दो भैया ये बात किसने कही? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन चचा ने हमारे कही थी कि आइंस्टीन चचा हमारे कह के गए थे कि द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध जिसे E = mc² कहते हैं। अब बात आती है सर E क्या है? तो E ऊर्जा है, E ऊर्जा या एनर्जी है, M द्रव्यमान है और C प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल। अब सभी लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सभी लोग मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। जिसका आंसर आता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब इस केस में जो ये परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और एक को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है सर भौतिक परिवर्तन क्या होता है या किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। क्लियर है? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात करते हैं व्हाट इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन? यदि भौतिक परिवर्तन की बात करें तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है सर? जैसे आकार। ठीक है, आकार हो गया। ठीक है, आकार हो गया, द्रव्यमान हो गए, उसका आयतन हो गया। ये सब जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे विद्युत चालकता, घनत्व आदि। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी वस्तु का आकार हो गया, उस वस्तु के द्रव्यमान हो गए, उसका घनत्व हो गया, उसकी आयतन हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो होती हैं वो सब भौतिक परिवर्तन के अंदर कंसीडर होती हैं। लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो सामान्य तौर पे समझो, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जैसे कोई कंपाउंड बना हुआ है वो जिस भी कंपाउंड से बना हुआ है उसका जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे एग्जांपल दीजिए सर, जैसे मान लो लकड़ी, एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं वो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन का कंपोनेंट है, तो कार्बन के कंपोनेंट से बना है तो इस कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही कोई नया पदार्थ बनेगा। तो यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ नया नहीं बनता, जो पदार्थ रहता है वही रहता है, केवल उसके आकार और घनत्व में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सर एग्जांपल दीजिए, सर समझ में नहीं आ रहा है। एग्जांपल समझो, जल का बर्फ में परिवर्तित होना। जैसे जल आप लिए हो, ठीक है, पानी है, वो पानी का
आणविक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। कह दो हाँ सर ये तो पता है मेरे को। यदि H2O होता है, यदि उसको जमा दो, यदि उसको फ्रिज में रखो और उसको आइस क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो क्या उसका सूत्र बदलकर H2O से O2H हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि पता चले H2O सूत्र होता था जल का, इसको बर्फ बना दिया तो बर्फ बनाने के बाद इसका जो सूत्र होगा वो O2H हो जाएगा। नहीं ना होगा भैया, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। अभी भी इसका सूत्र यही होगा जो जल के रूप में था या जो बर्फ के रूप में होगा। तो यानी लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके आकार में परिवर्तन कर दिया। जो द्रव अवस्था में फैला था अब उसको ठोस अवस्था में सिकुड़ दिया, या उसको वाष्प करा दो, वाष्पित करा दो, उसको वाष्पन करा दो, यानी गैस बना दो। यदि आप उसे गैस में परिवर्तित कर देते हो, वाष्पित करा देते हो, तो भी उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा, यानी आकार में परिवर्तन आएगा। आकार में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा? आकार में। ठीक है, आकार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यानी कि किसी वस्तु के आकार में इस प्रकार से परिवर्तन आप देख सकते हैं। जल का बर्फ में परिवर्तित होना या जल वाष्प में परिवर्तित होना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, यानी भौतिक चेंज के, यानी फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल दीजिए सर। जैसे वाष्पन हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमीकरण हो गया, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, जमना जिसे कहते हो, ऊर्ध्वपातन यानी गैस बनना, द्रव का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, संघनन गैस का द्रव में कन्वर्ट होना, ये सब के सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहली चीज ये बात ये समझो कि आपके चैप्टर में जो पढ़ना है वो रासायनिक परिवर्तन ही स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अतः पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन बदल जाता है, ठीक है, परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पदार्थ हो ना, कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लो लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, लकड़ी को जला दो, जला दिए तो क्या बनेगा भाई? राख बनेगा। अब बताओ ये जो चीज थी यहां पर लकड़ी, वो राख सेम है क्या या बदल गया? बदल गया ना, ये दोनों सेम तो नहीं है, बदल गया। यानी कि आपको क्या बोला गया? फिजिकल चेंज के अंदर पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता। यहां क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, इसका सूत्र कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। जो नए पदार्थ का निर्माण जो होता है वो केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सर? दहन, जंग लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? रासायनिक परिवर्तन के। कह दो सर ठीक है सर, मान लो कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन यदि मान लो कोई मेरे को कहे कि भैया ये देखो एक ऐसी क्रिया हुई है और इस क्रिया को देख के बताओ कि इसमें से कौन सा परिवर्तन है। यदि मैं कहूं कि मैं रासायनिक परिवर्तन यदि कह देता हूं तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो रासायनिक परिवर्तन है? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो रासायनिक परिवर्तन है? तो सबसे पहली चीज यदि बात किया जाए कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाना जा सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन के गुण कुछ इस प्रकार है। देखो ध्यान से समझो, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, यानी वो बदलता नहीं है, परमानेंट होता है। परमानेंट होता है। यदि लकड़ी को जलाकर राख बना दी, लकड़ी को जलाकर यदि राख बना दी तो राख परमानेंट हो गया। अब ऐसा नहीं कि पता चले राख को उठाया और वापस लकड़ी बना दी, ऐसा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो उसके कैसा होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। यानी जिस पदार्थों से नया पदार्थ बना है, जैसे लकड़ी से राख बना है तो राख का गुण अलग होगा और लकड़ी का गुण अलग होगा। दोनों के गुण एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दोनों एक जैसे गुण वाले नहीं होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। अब आती है कि अभिकारक उत्पाद क्या होता है। तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। हालांकि ये बात हम लोग आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही समझिए। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता है, परमाणु नया नहीं बनता। ठीक है, तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मैंने फिर से समझ लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु निर्मित नहीं होता है, बस केवल और केवल अणुओं का अरेंजमेंट होता है। ये जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का
व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थापन होता है, ठीक है, पुनर्व्यवस्थापन होता है, जिसकी वजह से एक नया यौगिक बन जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जो भी अभिकारक होगा और जो भी उत्पाद होगा उनमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो हमेशा बराबर होगी। जैसे यदि हम 100 परमाणु लेकर अभिकारक के रूप में 100 परमाणु लिए, अभिकारक के रूप में 100 परमाणु लिए, तो उत्पाद के रूप में जो मिलेगा वो भी 100 परमाणु ही होगा। कितना होगा भैया? 100 परमाणु होगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल समझो। एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी। ए और बी को आपस में रिएक्ट कराया और एक कंपाउंड बन गया सी और डी। एक बात याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया में ए और बी के गुण सी और डी के गुण से बिल्कुल अलग होंगे। ए और बी के गुण अलग होंगे और सी और डी के गुण अलग होंगे, दोनों के गुण एक जैसे नहीं होंगे। क्लियर है? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एग्जांपल लेते हैं सर। तो सर एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल समझो। कंपाउंड के रूप में हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दो। ठीक है, सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दो तो ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहां देखो ध्यान से कि सोडियम जो परमाणु था, परमाणु में कोई चेंज नहीं आया। सोडियम परमाणु यहां भी है, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परमाणु वही रहेगा, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस ये होगा कि ये परमाणु अरेंज होगा, ये परमाणु क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो देखो यहां से OH और यहां से H बाहर निकला, H2O बन लिया, और वहां से Na और यहां से Cl निकल के NaCl बन गया। इसे हम नमक कहते हैं या लवण कहते हो? ठीक है, इसे लवण कह लो, कह दो, हाँ कह सकते हैं। और हम सामान्य तौर पे इसे नमक भी कहते हैं, नमक का सूत्र भी यही होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? जल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जल। ये तुम्हारा जो है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये एक प्रकार का क्षार है। क्या है भैया? क्षार है। ये क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं इसे। ठीक है, और ये एक प्रकार का अम्ल है, नाम में ही बता दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो एक प्रकार का अम्ल है। क्लियर है? उम्मीद है रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात समझते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा उनमें बनने वाले पदार्थों या यौगिकों को सूत्र या संकेतों के रूप में प्रदर्शित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैं लिखूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। मैंने लिखा, यह क्या है भाई? यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का रिप्रेजेंट करने का यह क्या है? रिटन मेथड है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को यदि सूत्र संकेतों किया जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है? यह होता है NaOH, यह हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो हो गया HCl, गिव राइज टू का सिंबल लगा दीजिए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl,
और जल, जल का सूत्र होता है H2O। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये जो प्रदर्शन हुआ, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या कहेंगे भैया, इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद भाग ले रहे हैं, उन अभिकारक या उत्पादों को उनके अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है सर, यदि समझ में आ गई तो एग्जाम्पल और बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण किस प्रकार से होता है? देखो भैया, रासायनिक समीकरण जो होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब यहां समझो, इधर जो होता है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इधर जो दिखाई दे रहा है एरो, एरो का मुख इधर की ओर है, तो एरो की पुच्छ की ओर जो दिखाई देगा वह अभिकारक होगा। ठीक है, अभिकारक किस प्रकार में होगा? उसकी भौतिक अवस्था के रूप में होगा, ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, अब उस केस में अभिक्रिया को होने के लिए कभी कभी अभिक्रिया सामान्य तरीके से, आराम तरीके से हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी उस पर ताप, दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ताप, दाब, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है सर? ताप, दाब भी वही काम करते हैं जो उत्प्रेरक करता है, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पाद बनता है। उत्पाद जो बनता है वो भी भौतिक अवस्था में हो सकता है या होता है, जो ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो ठीक है सर, लेकिन ये जो एरो बना है उसका क्या मतलब है? देखो, यदि एरो ऊपर की ओर बना है तो इसका मतलब जिस भी उत्पाद के बगल में या जिस भी कंपाउंड के बगल में ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो गैस अवस्था में है। किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। यदि एरो नीचे की ओर है, ठीक है, एरो यदि नीचे की ओर है तो उस अवस्था का मतलब है, उस अवस्था का मतलब है कि जो उत्पाद हमारे पास बना हुआ है या जो प्रोडक्ट हम ले रखे हैं वो हमारे पास ठोस अवस्था में। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा यहां देखो, अभिकारक वे पदार्थ जो आरंभ में लिया जाता है या लिए जाते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस। सिंबल के लिए जब आप कंपाउंड देखोगे तो S, L और G लिखा जाता है। यदि ठोस होगा तो सॉलिड S, लिक्विड होगा तो L, गैस होगा तो G। इसके साथ साथ कुछ और लिखते हैं, V और AQ। ठीक है, इसके साथ साथ ALC भी लिखा जाता है ना। V यानी वाष्प यानी वेपर फॉर्म में है, तो AQ मतलब जलीय अवस्था में है, और ALC मतलब एल्कोहलिक फॉर्म में है, एल्कोहलिक अवस्था में। ठीक है, इस ताप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा लगा है, इसका मतलब ताप है, टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, इस एरो का मतलब है मध्य योजना चिन्ह है जब प्रकाश अनुक्रमणीय होता है, प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि केवल एक स्टेप में चल रहा है। अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। ये मध्य योजना चिन्ह जब प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि मैंने एक रिएक्शन कराई, ए से बी बनाया, लेकिन ये रिएक्शन ऐसा है कि ए से बी बना रहे हैं और बी से वापस ए बन जा रहा है, तो इसे उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। ठीक है, रिवर्सिबल कहते हैं। और यदि एक रिएक्शन लिया ए और ए से मैंने सी बनाया और ये केवल सी बना, सी बन के कुछ नहीं हो रहा है, इसका वापस ए नहीं बन रहा है, तो इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसा कि मैंने यहां पे बताया आपको, ऊपर की ओर चिन्ह है तो गैसीय उत्पाद और नीचे की ओर चिन्ह है तो अवक्षेप यानी ठोस अवस्था वाला पदार्थ। ठीक है, कैसा? ठोस अवस्था वाला पदार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप पता चलता है कि केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, लेकिन आपको केमिस्ट्री के अंदर ये सारी छोटी छोटी बातें इतना डिटेल में पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है जानकारी के लिए। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। कहानी नहीं सुनना है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। एक सिंगल वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 नंबर ऑन एवरेज देखा जाए तो। आगे बढ़ा जाए तो अब बात यह आता है कि शब्द समीकरण द्वारा निरूपण कैसे होते हैं। तो शब्द समीकरण द्वारा निरूपण इस प्रकार से होता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन लिखा और केमिकल रिएक्शंस को शाब्दिक तौर पे लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल और लेते हैं हमें। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस जल, ये बनेगा। ये जो आपने एक रिएक्शन ही लिखा है, ये जो लिखा हुआ है एक अभिक्रिया ही लिखी हुई है, लेकिन अभिक्रिया का निरूपण किस प्रकार से हुआ है, शाब्दिक समीकरण है ये, ठीक है, शब्दों के रूप में रिप्रेजेंट किया है ना, रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स, शब्दों के रूप में इसे प्रदर्शित किया। अब से देखो भाई एक चीज समझो, नाम है, नाम हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम है गंगाराम, ठीक है, अब गंगाराम ऐसे लिखो या फिर गंगाराम ऐसे लिखो, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, नाम है तो हिंदी में भी वैसे लिखाएगा, इंग्लिश में भी वैसे लिखाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम चीज लिखती है ना। तो आपने रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड किया, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, और केमिकल रिएक्शन में जो इस साइड लिखा हुआ है, एरो के इस साइड लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है, और एरो के इस साइड जो लिखा है वो प्रोडक्ट है, ये बात तो पता ही आपको। अब इस केस में ये जो रिप्रेजेंट किया ये वर्ड है, शब्दों का प्रदर्शन है, ठीक है, लेकिन यदि इसी को आप इस प्रकार से लिख देते हो, किस प्रकार से लिखें सर, यदि इसी को आप वर्ड में लिख देते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सिंबल्स के फॉर्म लिखते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH गिव राइज टू पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, जल यानी H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब उस केस में ये जो रिप्रेजेंट किया आपने ये कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है, आप यहां पर ये पढ़ के आए होंगे अभी अभी, रासायनिक समीकरण। तो ये क्या लिखा है, सूत्र या संकेत के रूप में ना, सूत्र या संकेत के रूप में जो प्रदर्शन करते हो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो बस वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं आपसे कि आप यहां ध्यान से देखो कि यदि आपने इस कंपाउंड्स को या इसके प्रोडक्ट्स को, यानी जो कंपाउंड्स आपने यहां पे लिखे हैं वो सारे के सारे यदि सिंबल्स यानी वर्ड्स में लिख दिए, वर्ड्स में लिख दिए तो वह है शाब्दिक प्रदर्शन, ठीक है, यानी शब्द के रूप में यानी वर्ड के रूप में प्रदर्शन। लेकिन यदि उसी शब्दों को, यदि जो भी कंपाउंड होगा उसका अणुसूत्र तो होगा ना, उसको अणुसूत्र के रूप में लिख दिया तो यह कहलाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा भाई, रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रही है? यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके भाई। यहां तक नहीं दिक्कत है तो यहां देखते हैं, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल दे ही देते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, कह दो सर एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल लेंगे सर? जैसे सपोज करो कि मैंने कार्बन ऑक्सीजन को बर्न किया और बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ साथ कुछ हीट निकलेगी और कुछ लाइट निकलेगी, ठीक है, उष्मा और प्रकाश, उष्मा व प्रकाश, उष्मा व प्रकाश, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा व प्रकाश, ये निकला हमारे पास। ये जो सिंबल्स आप इसे हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? कार्बन। इसे लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव राइज टू, ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा व प्रकाश, उष्मा व प्रकाश। तो आपने ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन जो लिखी है जिसको मैंने ब्रैकेट में अभी भी किया, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज जो है वो क्या है? वर्ड के रूप में रिप्रेजेंटेशन है, शब्दों के रूप में प्रदर्शन है। लेकिन इसी का ऊपर यदि आप देखो तो ये जो है वो चिन्ह के रूप में प्रदर्शन हो गया ना, तो इसी को कहते हैं प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण, ठीक है, प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपण। और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में जब आप पेपर उठाओगे तो उस पेपर के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन में
रिएक्शन बैलेंसिंग पूछी गई होगी, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो पूछा गया होगा, लेकिन रिएक्शन जो लिखा होगा वो इस प्रकार से हिंदी में लिख के दिया होगा। तो हिंदी में लिखे हुए रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते भाई। पहले तो उस हिंदी में लिखे हुए रिएक्शन को आप अणु सूत्र के रूप में प्रदर्शित करो, जब वो अणु सूत्र के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा तब उसके बाद आप उसे बैलेंस कर सकते हो, अदरवाइज चांस नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बने। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, यदि संतुलन की बात करते हैं तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे घर पे छोटी बहन या बड़ा भाई होगा, हम उससे बहुत जम के लड़ाई करते हैं ना कि भैया 4 ठो टॉफी आया है, 2 ठो हमको चाहिए, 2 ठो तुमको, ना जम के लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि वहां संतुलन कैसे बनता है कि जितना तुम्हारे पास है उतना ही मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। यानी अभिकारक के पास जो चीज जितनी है उत्पाद के पास भी उतनी ही होनी चाहिए। यदि दोनों में अंतर आ रहा है तो घमासान युद्ध होगा, जैसा तुम लोग के बीच में होता है कि नहीं होता है? जल्दी कमेंट कर बताओ कौन कौन नहीं लड़ता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो अणुओं की संख्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यदि इसमें कोई अंतर आ रहा है या इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब आपका रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब इसी को संतुलित करने की बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा परिभाषा पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ के समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है परिभाषा हमारा। ठीक है, यदि परिभाषा की बात करें तो देखो ध्यान से, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जो बात मैंने कही वही लिखी है, क्या संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। फिर से सुनते हैं ध्यान से, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद, दोनों पक्ष में यही 2 लोग होते हैं, एक अभिकारक होता है एक उत्पाद होता है, दोनों पक्षों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होती है तभी उसे संतुलित समीकरण कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्या तो एग्जांपल दीजिए सर, जैसे एग्जांपल लो, H2 प्लस I2 गिव राइज टू HI। ठीक है, यदि देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर आयोडीन के भी 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर जो बना हुआ है उधर हाइड्रोजन का 1 परमाणु है और आयोडीन का भी 1 परमाणु है। तो क्या दोनों साइड बराबर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए और आयोडीन के भी 2 परमाणु हो गए, दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो यह है आपका संतुलित समीकरण। ठीक है भाई, ये क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण का। तो सर एग्जांपल और देते थे सर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ये बना? क्या ये संतुलित है? बताओ भाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड कैसे देखेंगे सर? इधर कार्बन का 1 परमाणु, इधर भी कार्बन का 1 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु दिख रहा है सर। 2 होने चाहिए ना, नहीं है 2। क्या कर सकते हैं? बराबर कराओ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए क्या बराबर? अब ध्यान से देखो, बराबर हो गए क्या? तो ये अब कहलाएगा समीकरण। क्लियर है? यानी आपको संतुलित समीकरण समझ में आ गया। पहले मैंने ये कहा, मैंने अभी तक ये नहीं सिखाया कि समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, मैंने ये सिखाया कि संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक है, संतुलित समीकरण की परिभाषा लिखी हुई है ये आपके सामने। मैंने अभी तक ये नहीं सिखाया आपको कि संतुलित समीकरण होता क्या है। क्लियर है भाई? चलो, यदि इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। संतुलित समीकरण को, यानी असंतुलित समीकरण जो भी होगा, उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रम या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, यानी असंतुलित समीकरण जो है उसे संतुलित करने का प्रक्रम यानी विधि रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। क्या तो सर कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, जो एग्जांपल आप यहां देख के आए हो, सिंपल सी बात है कि अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या है उसे बराबर कर देते हैं और वह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। अब करने की 2 विधियां हैं। एक जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि ग्राफ बनाओ, लिखो रिएक्टेंट में ये परमाणु इतना है, प्रोडक्ट में इतना, ये परमाणु इतना है और इतने का डिफरेंस है, तो ऐसा बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप सामान्य तौर पे रिएक्शन बैलेंसिंग आती है, वो लिखने के लिए नहीं आता है, सीधे सीधे आपको रिएक्शन बैलेंस करने आता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे आओ समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो,
जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं H2 प्लस I2 गिव राइज टू HI लिखा हुआ है, ठीक है, H2 प्लस I2 गिव राइज टू HI लिखा हुआ है। को रिएक्शन बैलेंस करना है, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर करानी है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर आयोडीन के 2 परमाणु है, इधर हाइड्रोजन और आयोडीन के 1-1 परमाणु है, बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप एक बात याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप केवल एक ही मेथड का प्रयोग कर सकते हो, वो भी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते, और डिवीजन तो करना ही मत भूल के, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आप केवल एक मेथड का प्रयोग कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप हमेशा प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के या कंपाउंड के आगे नंबर लिखोगे, आगे नंबर लिखोगे, यहां नीचे मत लिख देना, पीछे मत लिख देना, ठीक है, हमेशा आगे। जैसे मान लो इसको बस संतुलित करना है तो इसके आगे बैलेंस नंबर, इसको संतुलित करना है तो इसके आगे, तुम यहां नंबर मत लिख देना, पता चले कि नहीं सर हम बदल के 2 को 3 कर देते हैं ना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, कैसे कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करने की क्या क्या विधि है, ठीक है। हालांकि विधि कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। देखो, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या क्या विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो देखो ऐसा कोई विशेष विधि नहीं है, बस एक मेथड तो आप पहले ये याद रखो कि हमें एक रिएक्शन देखना है, और रिएक्शन देखने के बाद उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके अणुओं की संख्या गिन लेनी है, अणुओं की संख्या गिन लेनी है, और गिनने के बाद यदि किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद संतुलित हो जा रहा है कर दीजिए। यदि नहीं, डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं सर संतुलित ही नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्या करें, तो उस केस में आप एक मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, कि सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, धातु को संतुलित करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे, रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई अधातु है तो अधातु संतुलित करेंगे, अधातु को संतुलित करेंगे, ठीक है। यदि आपके रासायनिक अभिक्रिया में जो भी आप रासायनिक अभिक्रिया ले रखे हो उसमें जो मेटल है और नॉन मेटल है दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए। मेटल और नॉन मेटल दोनों यदि बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक काम करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद यदि और कोई एलिमेंट बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचे हैं इन दोनों को बैलेंस करने के बाद अब उनको बैलेंस कर लीजिए। यदि ऐसा कोई एलिमेंट है तो ठीक, नहीं है तो आप उसके बाद ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ठीक है, करेंगे। आई बात समझ में बेटा? जब इतना आप कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका रिएक्शन बैलेंस दिखाई देगा। आपको बस इतना ही करना है, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करें, फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में से किसी एक को संतुलिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, दोनों संतुलित हो जाते हैं। यदि आप यहां तक कर लिए तो यहां तक हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग इसके साथ बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि इस रिएक्शन के अंदर ये एग्जांपल बनेगा, और साथ साथ आपको बैलेंसिंग भी मैं वहां पर सिखाता ही रहूंगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात ही आती है कि सर यदि मान लीजिए कि मेरे को यदि एक रिएक्शन मिल जाता है, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं, तो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद मेरे को क्या क्या फायदे होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन फिर भी हो सकता है इन फ्यूचर पूछा जा सके, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि संतुलित कर देते हो तो उससे बहुत सारी जानकारियां हमें आसानी से मिल जाती हैं, बहुत सारी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्या क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बने उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। किस चीज का ज्ञान होता है भैया? कि क्या क्या उत्पाद बना है, क्या क्या उत्पाद बना है और उस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, ये दो चीजों का पता चल जाता है आसानी से, ठीक है। कि कौन कौन से रिएक्टेंट या कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और कौन कौन से रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ये पता चल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणु तथा अणुओं की संख्या का बोध हो जाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहे हैं या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनमें कौन कौन सा परमाणु है और उन परमाणुओं की संख्या कितनी है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल दूं तो आपको ये एग्जांपल दिया, इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट में हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन का 2 अणु, आयोडीन का 2 अणु भाग लेकर आयोडीन के हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु का निर्माण कर रहा है, 2 मोल का निर्माण कर रहा है। ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड का तो एक ही अणु है, अणु तो एक ही है लेकिन मोल 2 हैं। ठीक है, 2 मोल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद इन सब चीजों का बोध हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उनके मोलों की संख्या का बोध हो जाता है। जो बात मैंने अभी भी कही कि उनके मोलों की संख्या का बोध हो जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र से उस पदार्थ के 1 मोल का बोध होता है। मतलब यदि आपने हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन मतलब केवल H2 लिखा हुआ है, केवल और केवल आपने H2 लिखा हुआ है। यहां देख लो थोड़ा ध्यान से, H2 लिखा हुआ है तो H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का 1 मोल है। क्या है, हाइड्रोजन का 1 मोल है ना। तो इसके बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कैसे ज्ञात की जा सकती है सर, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। तो यदि आपको मोलों की संख्या पता है तो आप उसके भार और अणु भार दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, मोल ज्ञात होने पर उसके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त हो सकती है। द्रव्यमान मतलब अणु भार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन की जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन मानक ताप तथा दाब पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। अतः गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या को 22.4 लीटर से गुणा करके उसका आयतन निकाला जा सकता है। 22.4 लिखा है। ठीक है, ये 22.4 लीटर से गुणा करके उसका आयतन निकाला जा सकता है। ये तरीका भी मतलब इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप परमाणु तथा अणु पढ़ोगे। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये सीधा सीधा कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा जो होती है वो इक्वल होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, एक चीज समझो आप ध्यान से, यदि आपने 100 ग्राम चीनी खरीदी तो घर लेके आओगे तो 100 ग्राम चीनी ही बचेगी। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में 100 ग्राम चीनी 150 ग्राम हो जाएगी या 100 ग्राम चीनी लाते लाते घर पे 50 ग्राम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। जो पदार्थ जितनी मात्रा में आप लिए हो वह पदार्थ उतनी मात्रा में उपस्थित रहेगी। हाँ, अवस्था बदल सकती है लेकिन पदार्थ उतना ही रहेगा। क्लियर है? तो कुछ फायदे इस प्रकार से हैं हमारे पास इस चीज के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। अब इसके साथ साथ यदि नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट बात होती है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक होगा ही होगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में होगा ही होगा। अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक समीकरण निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है सर? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया। एक बात याद रखना, ठीक है, कि इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड जो बार बार आपको परेशान करेगा वो ये है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, हालांकि जब ये चैप्टर में आता है, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर या तो ये संयोजन अभिक्रिया के नाम से पूछा जाएगा या तो संकलन अभिक्रिया के नाम से पूछा जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी आप देखोगे तो आपके एग्जाम में योगात्मक अभिक्रिया भी दिखाई देगा। तो कहते क्या सर क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि जब आप केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ रहे होगा जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, उस चैप्टर के अंदर भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया। तो जब आपसे योगात्मक अभिक्रिया पूछी जाएगी तो आप वहां वाला रिएक्शन लिखिएगा, यानी चैप्टर नंबर 4 का रिएक्शन लिखिएगा। इस वाली रिएक्शन की बात नहीं हो रही है।
ठीक है। जब चैप्टर नंबर पहले का एग्जामिनर यदि आपसे पूछना चाहेगा तो वह आपसे संकलन अभिक्रिया लिखेगा या तो फिर ये संयोजन अभिक्रिया लिखेगा, आपसे वो योगात्मक अभिक्रिया लिख के नहीं पूछेगा। ठीक है। यदि वो आपसे योगात्मक अभिक्रिया लिख के पूछ रहा है तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो रिएक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर को आप वहां पर लिखिएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी कह दो हाँ सर, बिल्कुल, वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होते हैं ये सारी की डिटेलिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक से शुरू करते हैं। नहीं, मैं नॉलेज के लिए भी बात कर रहा हूं, साथ में आपके एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। मैं दूंगा पूरा आपको। ठीक है, आप एग्जाम के लिए थोड़ा सा फिल्टर कर लेना इसमें। ठीक है, हालांकि मैं बता दूंगा कि ये आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि बताया जब रिएक्शंस की बात कर रहे थे तो उसमें आपसे मैंने पहले ही कहा कि जो रिएक्शंस आपके पास आएंगे चारों टाइप्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये सेगमेंट जो चल रहा है अभी आपके पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब बात ये आती है योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया, तो सीधे सीधे आप संयोजन अभिक्रिया कहो। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया कहना ठीक नहीं है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है भैया? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक वो कोई तत्व हो सकता है या कोई यौगिक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाता है। केवल एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब है सर इसका? मतलब यह है कि एक रिएक्टेंट ए और बी, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट बी है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम ए बी है, जिसका नाम ए बी है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया मत कहो यार, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे? संकलन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो सर एग्जांपल दे दो। आ जाओ भाई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट बना, एक ही उत्पाद बना ना, एक से ज्यादा बना नहीं बना। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू H2O। सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है भाई? ये सब के सब योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी ये सब के सब योगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। कदो कुछ और एग्जाम्पल दो सर एक आखो। ठीक है, हालांकि आपको एग्जाम के लिए 2 एग्जाम्पल तैयार करके जाने हैं। मैंने 3 ऑलरेडी दे रखा है, 1-2 और लिख देता हूं। ठीक है, जैसे H2 प्लस N2 गिव राइज टू NH3। ठीक है, कदो ठीक है सर। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सर आपने ये रिएक्शन लिखवा तो दिया, क्या ये रिएक्शन संतुलित है? क्या ये सभी अभिक्रियाएं बैलेंस हैं? आओ भैया समझाते हैं थोड़ा। देखो, इधर जो लिखा है अभिकारक है, एरो के इस साइड जो लिखा है वो उत्पाद है। अभिकारक में कार्बन का 1 परमाणु है, कह दो हाँ सर बिल्कुल है। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, कह दो हाँ सर बिल्कुल है। इधर भी गिनो, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। सही है क्या? दोनों साइड इक्वल है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। और इधर देखो, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब गिनोगे तो दोनों साइड बराबर दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा इधर देखो, कैल्शियम Ca एक साथ है, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, तो एक साथ लिखते हैं इसको। ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसे कली चूना कहते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अब इस केस में कैल्शियम का एक परमाणु, इधर भी देखो कैल्शियम का एक ही परमाणु दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का एक अणु दिख रहा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 हो गए। ऑक्सीजन का एक अणु यहां दिख रहा है, एक अणु यहां दिख रहा है, यानी 2 अणु दिख रहे हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन का एक अणु दिख रहा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो यानी ऑक्सीजन भी 2 ठो हो गए। रिएक्शन बैलेंस है क्या यहां, लेकिन तीसरे वाले में देखो ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन का 2 अणु दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 अणु दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 अणु दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक ही अणु दिख रहा है। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का 2 अणु दिख रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 अणु होना चाहिए, तो नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। नाइट्रोजन के 2 अणु हो गए दोनों साइड का, तो हाँ सर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 3 दूना 6 अणु हो गए सर, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये भी समीकरण संतुलित हो गया। क्लियर है? आपको संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया समझ में आया क्या बेटा? बोलो जल्दी से। यदि आपको संकलन या संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगली टॉपिक क्या है भाई? अगली टॉपिक की यदि बात करें तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा के आधार पर होती हैं, जिसमें से बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखो भैया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित अथवा मुक्त होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती हो, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद उसमें से ऊष्मा जब निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर कर दो। ठीक है सर, एग्जांपल दो जल्दी से। तो जैसे एग्जांपल लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कभी आपने घर पे चूना कराया है क्या? चूना तो आपने देखा होगा, घर पे पापा पहले चूना ले आते हैं, उसे एक ड्रम में या एक नाद में डालते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, और पानी जब डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं तो कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि कहते हैं फूल रहा है ना, ठीक है, यानी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो। लेकिन उस दौरान यदि आप उसके पास जाओगे तो लोग कहते हैं नहीं जाना, मत जाना, जल जाओगे। कहते भैया ऐसा क्या हो रहा है उसमें, और उसके पास जाके देखोगे तो उसमें से बुलबुला निकलता है। जैसे कि जब जनरली दाल या सब्जी जब उबलता है तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसमें से भी बुलबुला निकल रहा होता है। कहते सर उसको जलाया तो है नहीं, लेकिन ये बुलबुला निकल कैसे रहा है? तो वो होता क्या है, क्योंकि एक रिएक्शन हो रहा होता है उसमें, और वह रिएक्शन यही होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस तो बनता ही है, साथ में उसमें से ऊष्मा रिलीज होता है। क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्बन प्लस ऑक्सीजन को यदि आप बंद कराओगे, या जैसे देखो जनरली क्या है, कार्बन क्या है, आपके अराउंड जो भी चीजें दिख रही हैं वो लगभग ऑलमोस्ट कार्बन की ही हैं। जनरली एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लो, लकड़ी भी कार्बन है, उसको जला दो, उसको जलाओगे तो उसमें से क्या क्या चीजें निकलेंगी? पहला तो गैस निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जिसे धुआं कहते हो आप, वो निकलेगा। साथ में वो जब जलेगा तो क्या निकलेगा? प्रकाश। क्या निकलेगा? प्रकाश। प्रकाश के साथ साथ जब वो जलेगा तो ऊष्मा भी तो निकलेगा। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, आप लकड़ी जला के सेकते हो ना, बताओ, लकड़ी जला के आग सेकते हो नहीं सेकते हो? क्यों सेकते हो भाई? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रहा है। तो यानी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो यानी यहां बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? उम्मीद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात की जाए तो परिभाषा देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? परिभाषा हमारा कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यानी इस अभिक्रिया में, अभी इसके पहले वाले अभिक्रिया में क्या हो रहा था? इसके पहले वाले अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, ऊष्मा निकल रही थी ना। यहां पर क्या होगा कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा अलग से देनी पड़ेगी। जैसे आप कभी कभी देखोगे तो लिखा होगा कि N2 प्लस H2 गिव राइज टू 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस, फिर बनेगा NH3। ठीक है, तो ये अमोनिया बनने की एक विधि है जिसे हैबर मेथड कहा जाता है। हैबर मेथड में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया के बनने की यह क्रिया
ठीक है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनने की एक क्रिया में, इस क्रिया में देखो ध्यान से यहां पर लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता पड़ रही है। तुम बाहर से तो दे रहे हो इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को तुम बाहर से तो उष्मा दे रहे हो ना, ठीक है। तो जब हम बाहर से, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है, यानी अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन वो उष्मा अवशोषित करेगा तब अभिक्रिया होगी, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषीय अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा शोषीय अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है, N2 + H2 गिव राइज टू NH3, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है यहां तक में? चलो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक यदि आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहली बात कि इसकी पहले वाली चीजें जो भी आपको पढ़ाई, वो सारी चीजें यदि कोई डाउट हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और यदि डाउट ना हो तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आइए परिभाषा देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक एक अभिकारक, कोई यौगिक यानी एक अभिकारक अपने अवयवी, मतलब जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इनमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। मतलब आप इसके अलावा सामान्य तौर पे, सीधी तौर पे ये कह सकते हैं कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया की बात की जाए तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, एक ताप अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा प्रकाश अपघटन। मतलब यानी जो अपघटन होगा, यानी जो अभिकारक हमारे पास होगा, उस अभिकारक को तोड़कर जब हम एक से ज्यादा उत्पाद निर्मित करेंगे, उत्पाद तो बनेगा लेकिन एक से अधिक, कितना? एक से अधिक। तो उस केस में इस अभिकारक को वियोजित करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करेंगे वह है ताप, यानी ताप के द्वारा अपघटन कराएंगे, दूसरा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अपघटन कराएंगे, और तीसरा है प्रकाश, यानी प्रकाश के द्वारा अपघटन कराया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। प्रकार के आधार पर बात करें, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, ये तीन प्रकार के अपघटन होते हैं। अब बात यह आती है कि सर ताप अपघटन क्या होता है, थोड़ा देखिए ध्यान से। यदि ताप अपघटन की बात की जाए तो मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ताप की सहायता से वियोजित किया जाता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ताप की सहायता से वियोजित किया जाता है, उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा सुनते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करना यानी ताप दे रहे हैं ना, उसे गर्म करने पर वह अपघटित हो जाए, अपघटित यानी विघटित यानी टूट जाए, ठीक है, टूट जाए, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट यानी फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आप उसे उष्मा दोगे यानी ताप दोगे, तब उस केस में ये क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में वियोजित हो जाएगा। तो यहां देखो आपके पास अभिकारक कितना है? एक ही है ना, लेकिन उत्पाद कितने बने? दो। एक से अधिक बने क्या? एक अभिकारक था लेकिन उत्पाद कितने बने? दो। क्लियर है? तो इस ऐसी क्रिया में हम इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये वियोजन किसके द्वारा हो रहा है? ताप के द्वारा हो रहा है, क्योंकि गर्म करने पे हम इसे वियोजित करा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? तापीय वियोजन, ठीक है। तापीय वियोजन या ताप अपघटन अभिक्रिया, तापीय वियोजन भी कह सकते हो आप इसे, या ताप अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? चलो
यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे ताप के द्वारा अपघटित करा रहे थे, अब किसके द्वारा कराएंगे? विद्युत के द्वारा ना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम इसे डिसोसिएट करेंगे या तोड़ेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी? किसी विद्युत अपघट्य अम्ल, क्षार अथवा लवण के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। मतलब या कोई अम्ल हो या कोई क्षार हो या कोई लवण हो, जब उसे जल में मिलाकर उसका जलीय विलयन बना देते हो तो उस जलीय विलयन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन मतलब वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जल का विद्युत अपघटन, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे रिएक्शन देखो, H2O ये अम्लीय माध्यम में है या अम्लीय अवस्था में है। ठीक है, अम्ल मिला हुआ है तो अम्लीय अवस्था में है। जनरली क्या है, जल क्या होता है? उदासीन होता है। जल उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। लेकिन यदि जल में आप थोड़ा सा एसिड मिला दो तो एसिडिक वाटर हो जाता है ना, अम्लीय जल हो जाता है। ठीक है, तो आप उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों गैसीय अवस्था में होंगे। ये दोनों किस अवस्था में होंगे? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में होंगे। क्लियर है? ये दोनों किस अवस्था में होंगे? गैसीय अवस्था में होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी यहां पर ऊर्जा के रूप में क्या ले रहे हैं हम? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं और उनके द्वारा हम वियोजन करा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल बात करें तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। और याद रखिएगा कि आपके बायो का क्वेश्चन भी है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछी जाती है, तो वहां पे आपको ये रिएक्शन लिखना भी पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा जल। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पराबैंगनी के साथ तो क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। यहां पे कार्बोहाइड्रेट के नाम पे क्या है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है बेटा, प्लस ऑक्सीजन। सभी लोग मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का अणु सूत्र क्या होता है? ठीक है, सुक्रोज का अणु सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सुक्रोज का अणु सूत्र। ग्लूकोज का मैंने लिखा C6H12O6। ठीक है, उम्मीद है आपको अपघटन अभिक्रिया समझ में आई होगी। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया यदि समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है? ठीक है, यदि नाम की बात करें तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, विस्थापित करना ना। विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापित करने की बात हो रही है। भाई देखो, जैसे सपोज करो कि ये पेंसिल यहां रखा हुआ है। ठीक है, ये पेंसिल मेरे हाथ में यहां रखा हुआ है। अब यह कोई कॉपी आए और इसको हटाए और कॉपी यहां रख जाए, तो कॉपी ने क्या किया? इसको विस्थापित कर दिया। कॉपी ने इसको विस्थापित कर दिया ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में भी हमारे पास जो रिएक्टेंट या परमाणु या अणु या मूलक होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। लेकिन कंडीशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि जिसका मन करेगा वो आएगा, दूसरे को हटाएगा और उसके जगह अपना अधिकार रख लेगा। ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है कि उसकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, जो अधिक क्रियाशील होगा वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आइए परिभाषा समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं
जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, परमाणुओं के समूह, मूलक भी कह सकते हो, के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह, अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। एक परिभाषा ऊपर वाली, ना समझ में आए ना मजा आए तो इसे देखो। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब एक परमाणु जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह अपने से कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। एग्जांपल समझो सर, कह दो सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल ये रहा एग्जांपल भैया, देखो Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू Zn सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक बात याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपके लिख के देता है कि कॉपर प्लस ZnSO4 गिव राइज टू कॉपर SO4 प्लस Zn, और कहा जाता है क्या यह अभिक्रिया सही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, Zn की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है, कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है और जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है। तो जिंक तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, अर्थात यह अभिक्रिया गलत है, ये वाली अभिक्रिया गलत है। लेकिन यहां पर देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके स्थान से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करके यानी उसके स्थान से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लिया प्लस कॉपर। कहते सर यह क्रियाशीलता हमको कैसे पता चलेगी, देखो ये दिया हुआ है, क्रियाशीलता क्रम ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, Fe उससे कम, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag एंड Au, ये क्रियाशीलता क्रम है, ठीक है। ये क्रियाशीलता क्रम आपको याद करनी है, ठीक है। ये याद करने के बाद आपको विस्थापन अभिक्रिया में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ये याद जरूर करिएगा आप, ठीक है। और यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। ये याद जरूर करिएगा, ये याद रहेगा आपको क्रियाशीलता क्रम, तो आप आसानी से याद कर पाओगे। यहां देखो ध्यान से, तो आपको जिंक यहां दिख रहा होगा और आपको कॉपर यहां दिख रहा होगा, तो क्या कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम है या ज्यादा है, तो दिख रहा है भाई जिंक पहले है, यानी जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है। तो कंफर्म है जिंक कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को उसके स्थान से विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया गलत हो जाती है और यह अभिक्रिया सही है। बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ क्या भाई? यहां तक में कोई डाउट है, जल्दी बताओ मेरे को, क्लियर है यहां तक? यदि यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। देखो जब यहां पे आप बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पे जब आप बात कर रहे थे तो आप इसे विस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे, इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल एक परमाणु विस्थापित हो रहा है, केवल एक परमाणु, अणु या मूलक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कह दो ठीक है सर। लेकिन अब बात आती है द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। यदि द्विव विस्थापन अभिक्रिया की बात की जाए तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि वे रासायनिक अभिक्रिया, देखो ध्यान से, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाए। मतलब यह है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों, ठीक है, दो आयन या अवयव का परस्पर विनिमय हो जाए। दो आयन होने चाहिए, दो परमाणु होने चाहिए, दो परमाणु, अणु या आयन होने चाहिए। वहां पर क्या था? एक ही था ना। यहां पर दो लोग अपने पोजीशन को इंटरचेंज करने चाहिए, एक्सचेंज करने चाहिए, ठीक है। तो अब उस केस में ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय या स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
जैसे यहां पे देखो AgNO3 प्लस NaCl गिव राइज टू AgCl प्लस NaNO3। कैसे बना सर? देखो ध्यान से, ये Na यहां पहुंच गया और ये Ag यहां से निकला और यहां पहुंच गया, ठीक है। तो दो परमाणु अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिए ना, दो परमाणु अपने पोजीशन को चेंज कर लिए, तो जब AgCl के साथ जुड़ा तो AgCl बन गया और NaNO3 के साथ जुड़ा तो NaNO3 जुड़ गया, बन गया, ठीक है। इसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है बेटा? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि आप इसके नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। नाम जरूर याद रखना है। नाम इसलिए क्योंकि कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाता है और आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दे दिया जाता है। हिंदी में लिख के नेम लिख के दिया जाता है और नेम लिखने के बाद आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दे दिया जाता है। जब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया जाता है तो उस केस में पहले आप उसका अणुसूत्र लिखोगे, उसके बाद आप उसे बैलेंस करोगे ना। तो अणुसूत्र ही नहीं पता होगा तो रिएक्शन कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। इसलिए ऐसा आवश्यक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज ये बात और याद रखिएगा कि इन सभी चीजों के साथ आपके सिलेबस में, आप सिलेबस में देखोगे तो अवक्षेपण अभिक्रिया नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, किताब में दिखेगा नहीं। मतलब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें दिखेगा नहीं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां देखो ध्यान से लिखा हुआ मैंने, यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है उसकी बात करते हैं, उससे पहले समझते हैं। अवक्षेप एक अविलेय पदार्थ होता है जिसमें विलयन से ठोस रूप में अलग करते हैं। मतलब एक अभिक्रिया कराई, देखो ध्यान से, BaCl2 प्लस Na2SO4, यहां से Na यहां भेज दो और Ba यहां भेज दो तो बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब इस केस में यहां देखोगे तो यहां जो कंपाउंड बना हुआ है BaSO4, जिसे बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, जिसे बेरियम सल्फेट कहा जाता है। ये बेरियम सल्फेट जो है, ठीक है, जिसे बेरियम सल्फेट कहा जाता है, ये बेरियम सल्फेट जो है, इसके बगल में जो एरो लगा हुआ है, इसी रिएक्शन में मैंने स्टार्टिंग में बताया है एरो का क्या मतलब है, ठीक है, वो सारी चीजें। यदि आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से जाके देखिए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एरो ऊपर है तो क्या मतलब है, एरो नीचे है तो क्या मतलब, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे एरो नीचे है, इसका मतलब ये अवक्षेप है। अवक्षेप होने का मतलब क्या है? ये ठोस अवस्था में बना हुआ पदार्थ है, ठीक है। यानी जो रिएक्शन आपने कराया उस रिएक्शन में ये ठोस अवस्था में बन गया है और ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, अविलेय पदार्थ होता है। यानी जो अवक्षेप बनता है, अवक्षेप एक अविलेय पदार्थ होता है, वो विलेय नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? तो इस ऐसी अभिक्रिया, जब किसी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान जब उत्पाद में एक ठोस पदार्थ निर्मित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेप अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ ही है, ठीक है। आइए परिभाषा देख भी लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ यानी जो डिजॉल्व नहीं होगा, जो घुलेगा नहीं, ठीक है, अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है यानी बन जाता है, ठीक है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं और जो अविलेय पदार्थ होगा उसे अवक्षेप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवक्षेप, ठीक है। एग्जाम्पल फिर समझो, यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखो ये जो बेरियम सल्फेट बना ये अवक्षेप के रूप में होता है, ठीक है। तो ये पूरी अभिक्रिया तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी, पूरी अभिक्रिया तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा?
अवक्षेपण अभिक्रिया। लेकिन ये जो उत्पाद बना जो अवक्षेप के रूप में है, ठीक है, उसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? अविलेय पदार्थ, ये जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, जो ठोस अवस्था में मिला है, उसे क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? बात समझ में आएगी बेटा? यहां तक में कोई दिक्कत बताओ जल्दी से मेरे को, ठीक है ना? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम का, ठीक है। आपसे कई बार पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, सामान्य तौर पे परिभाषा है, किसी अम्ल तथा क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल तथा लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आओ लाइन सुनते हैं पहले ध्यान से। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। थोड़ा ध्यान से देखो, HCl अम्ल है क्या? HCl अम्ल है क्या? NaOH क्षार है क्या? NaOH क्षार है क्या? जब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो NaCl ये लवण बनेगा, NaCl लवण बनेगा और H2O जल है। ठीक है, तो आपने अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराई और लवण और जल बना, लवण और जल बना, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल देखो, HNO3 प्लस NH3 गिव राइज टू NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं इसे। ठीक है, नाम लिख लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है? लवण है। यह भी एक प्रकार का क्या है? लवण है। और क्या बना? जल। ठीक है, और ये HNO3 पता है कि अम्ल है, और NH3 जो है अमोनिया, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी क्षार है, क्षारीय प्रकृति का है, क्षार है। क्लियर है? तो यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कह दो क्यों सर? कि क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल आपको वो लिखने होते हैं जो आपके एग्जाम में मतलब पेपर में नहीं आए हों। ठीक है, तो कम से कम 3 याद रखिएगा। यदि 2 पूछ दिए जाए तो यदि एक जो आपने याद किए हो वो पेपर में आ भी गया तो आप कम से कम 2 लिख पाओ आसानी से। ठीक है, समझ में आ गई? कह दो सर और एग्जाम्पल दे देते तो मजा ही आ जाता। चलो भैया ले लेते एग्जाम्पल। अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम लोग कोई भी अम्ल लेना है, अम्ल ले लो, चलो ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका कोई और नाम बताएगा क्या? कोई इसका एक और नाम और जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका एक और नाम H2SO4 को और क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? एक नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करो, फिर कमेंट करो, उसके बाद फिर देखना है आंसर। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, चलो ये रहा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। H2SO4 को किसी क्षार के साथ करा दो रिएक्शन। क्षार के नाम पे हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, K2SO4 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देना और यहां भी 2 लिख देना। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखो ये रहा अम्ल, ये रहा क्षार, ये आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है लवण। क्या बनाया है? लवण। और ये क्या है? जल है। तो किसी अम्ल और क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया ही तो कहते हैं। बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया ही ना कहते हो। चलो वेरी गुड। एक एग्जांपल और लोगे क्या? बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, H2SO4 प्लस KOH, और क्या ले ले? चलो एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 COOH प्लस NaOH। क्या बन जाएगा भाई? CH3 COONA, ठीक है, इसका नाम बताना, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। सोडियम एसीटेट कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है? सोडियम एसीटेट, ठीक है बेटा। चलो, उम्मीद है अब इतनी बातें तो आपको समझ में आई गई होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो अब आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर डिस्कस करते हैं। और अगला टॉपिक हमारे पास जो है उसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं लेके आया हूं इस टॉपिक को। आओ देखते हैं थोड़ा। पहली बात की ऑक्सीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, से लिखो ठीक रहेगा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी परमाणु से या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना और ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो भाई, सोडियम एटम है, सोडियम एटम में ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए तो यानी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया ना परमाणु में किसी भी पदार्थ में, तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? सोडियम के साथ ना, तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि ऑक्सीकरण की परिभाषा यही तो है, जब किसी परमाणु में जब किसी पदार्थ या परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या इसका दूसरा ऑप्शन ये है, किसी पदार्थ या परमाणु से जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इधर देखो, HI गिव राइज टू H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। जब आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो H2 प्लस I2 बनेगा, H2 प्लस I2 बनेगा, ठीक है, H2 प्लस I2 बनेगा। तो यहां पर H2 जो है वो I2 से बाहर हो गया क्या? मतलब आयोडीन से टूट के बाहर निकल गया क्या? कह दो हाँ सर निकल गया। यदि H2 I2 से निकल के बाहर हो गया तो आयोडीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। I मतलब आयोडीन है, ठीक है, तो आयोडीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि आयोडीन से क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल के चला गया, ठीक है। जब किसी परमाणु से हाइड्रोजन निकलता है तो भी तो ऑक्सीकरण ही होता है। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम होता है जबकि ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है, ठीक है। ऋण विद्युतीय अवयव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपोनेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपोनेंट। मतलब सिंपल सी बात है, जब किसी परमाणु का ऑक्सीकरण होगा तो या तो उससे हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो अपना प्लस आयन लेके निकलेगा ना, तो भी उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो भी उसके पास क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। या उस परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? माइनस का डबल चार्ज ना, माइनस का 2 नेगेटिव चार्ज होता है। यदि माइनस का 2 चार्ज होता है तो उस केस में यदि माइनस का 2 चार्ज उसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी ना, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कंपोनेंट जो होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कंपोनेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है भाई? यदि इसके साथ साथ बात किया जाए कि और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया की बात की जाए तो सामान्य तौर पे देखो किसके अनुसार बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो आई है उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पे ये बात निकल के आई है, मतलब ये बात साबित होती है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया हुई ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। क्लियर है इतनी बातें? बताओ बेटा जल्दी से, इतनी बातें समझ में आ गई? ऑक्सीकरण क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें अपचयन यानी रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन सर?
जो बात वहां कही उसी बात को पलट दो बस। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। यहां पे क्या था, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा था, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा था। यहां क्या हो रहा था, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा था, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा था। यहां क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ना गिव राइज टू कॉपर, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया ना, कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। और जब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बाहर, कॉपर ऑक्साइड था ये CuO था, इससे ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन के निकलने की प्रक्रिया ही तो अपचयन कहलाती है। यदि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, H2 प्लस S गिव राइज टू H2S। H2S को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, H2 सल्फर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो होगा वो सल्फर में क्या जो होगा, जुड़ जाएगा। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, H2 सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। H2 जब सल्फर के साथ जुड़ेगा तो उसे भी क्या कहेंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन ही कहलाती है। तो अपचयन क्या होगा, किसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन सल्फर के साथ, तो सल्फर का अपचयन हुआ, सल्फर का अपचयन हुआ। क्लियर है, उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा। यदि अपचयन में बात किया जाए तो अपचयन में धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है तथा ऋण विद्युतीय अवयव घटता है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन जुड़ रहा है तो क्या होगा, धन विद्युतीय अवयव, धन विद्युतीय अवयव बढ़ेगा और ऋण विद्युतीय अवयव क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, धन विद्युतीय अवयव बढ़ेगा और ऋण विद्युतीय अवयव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अपचयन वह प्रक्रिया है जिनमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अर्थात अपचयन इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रिया का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, लेकिन अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण और अपचयन, आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। हालांकि ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझने की है कि आप समझ जाओ कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक या उपचायक, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ठीक है, क्या होता है, वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं अर्थात स्वयं अपचयित होते हैं, यानी जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, वह पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा और स्वयं अपचयित होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो सिंपल सी बात समझो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तो अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात समझो, ऑक्सीकारक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, एक संगत ऑक्सीकारक अपचायक युग्म में ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव अधिक होती है। मतलब एक संगत ऑक्सीकारक अपचायक युग्म में, जब एक ऑक्सीकारक अपचायक युग्म में पहुंचता है तो उस केस में ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव अधिक होती है। ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं सर, हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जब क्लास 11th में आइएगा तो वहां पे एक चैप्टर है ऑक्सीकरण था अपचयन, ठीक है, या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उस चैप्टर में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। हालांकि क्वेश्चन जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है,
किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण क्षमता उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब कि कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके आधार पर ही उसकी ऑक्सीकरण क्षमता समझ में आती है। मतलब यदि कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण क्षमता 2 की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण क्षमता 3 की होगी। ठीक है, यानी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण क्षमता उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है तथा यही कारण है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के पदार्थ प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इटीसी। ठीक है, ये सब। यदि अवकारक या अपचायक की बात की जाए, अवकारक या अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट और रिज्यूडेंट, ठीक है, वे पदार्थ दो दूसरों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें अपचायक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अपचायक। ठीक है, अपचायक पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा जिससे इनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, एक संगत ऑक्सीकारक अपचायक युग्म में अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कम होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक युग्म में अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? कम होगी। वहां पे क्या थी? सदैव अधिक होगी। किसी पदार्थ की अपचायक क्षमता उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अपचायक क्षमता उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है तथा उच्च विद्युत धनात्मक तत्व प्रबल अपचायक होते हैं। यानी जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनकी ऋणात्मकता ज्यादा होती है वह प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और वे तत्व जो प्रबल धनात्मक होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण और अपचायक भी समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को बता देगा कि सर यहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं फिर से रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अगली बात, संचारण। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर पलटोगे तो देखोगे तो वहां पर कई बार ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है भैया, सबसे पहली चीज संचारण होता क्या है? संचारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। संचारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है। संचारित मतलब नष्ट होती है, ऊपर से खराब होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण के कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, कभी चांदी देखे हो, चांदी को पहनोगे और पहनते पहनते देखोगे तो कुछ दिनों बाद उसमें क्या हो जाएगा कि वो काला होने लगेगा। पहले चांदी जब नया नया खरीद के लाओगे तो बहुत चमकदार होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे पहनना शुरू करोगे कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाएगा? काला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उस केस में काला क्यों पड़ता है? तो काला पड़ने का उसका मेन कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पसीना होता है और बॉडी से पसीने के साथ जो एसिड रिलीज होता है ना, जो अम्ल निकलते हैं, ठीक है, पसीने के साथ, वह जब उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके ऊपर एक काले कलर का परत बना देते हैं, और वही काले कलर का जो परत होता है वह संचरित हो रहा होगा। मतलब चांदी जो होगा वो संचरित हो रहा होगा, यानी खराब हो रहा होगा। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं, यानी कोरिजन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जाम्पल एक और देखो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात अलग नमी, अम्ल नमी के संपर्क में आने पर वह लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, यदि आपने जंग देखा होगा लोहे के ऊपर, लोहे की परत के ऊपर जंग देखा होगा तो भूरे कलर का पदार्थ दिखाई देता है ना। भूरे कलर का पदार्थ दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है? वो कहां से आया? अभी तो हमने बकायदा उसे व्यवस्थित कर रखा था, उसे अभी नया नया लगाया ही था, अचानक से ये जंग लगा कैसे? तो उस जंग के लगने का मेन कारण होता है अम्ल और नमी। ठीक है, नमी में हवा और पानी दोनों आएंगे। ठीक है, नमी में हवा और पानी दोनों आएंगे, और उस केस में तो जो लोहा होगा उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग का पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, लालिमा युक्त भूरे रंग का पदार्थ बन जाएगा। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना।
क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। इतनी चीजें लिखने के बाद यह बात याद रखिएगा कि इसमें आप रिएक्शन भी लिखोगे ना। क्या लिखोगे? रिएक्शन भी लिखोगे, ठीक है। तो यानी Fe है, Fe ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ऑक्सीकृत जब होगा तो ये Fe ऑक्सीकृत होकर ये जो लालिमा युक्त पदार्थ भूरे रंग का है वो जो बनता है, ठीक है, उस पदार्थ का सूत्र क्या होता है? उस पदार्थ का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो H2O, ठीक है। ये बनता है, ठीक है। तो आप इस केस में रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। Fe2O3 ऑक्सीजन, हाँ यहां 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इस केस में ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। ये जो कंपाउंड दिख रहा है यही कंपाउंड होता है लोहे पर जंग या भूरे रंग का पदार्थ, ठीक है। वो जो भूरे रंग का लालिमा युक्त पदार्थ होता है वो यही होता है। कौन? Fe2O3, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको संक्षारण क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यदि इतनी बातें क्लियर हो गई तो नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता। ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है, मतलब आपके सेगमेंट में पूछा जाता है। हाँ एक चीज मैं यहां और ऐड कर दूं तब इसके आगे बात करते हैं कि यदि सर मान लीजिए कि हम संक्षारण की प्रक्रिया से बचना चाहें, संक्षारण की जो प्रक्रिया है यदि उससे बचना चाहें तो संक्षारण की प्रक्रिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं ना। तो सबसे पहली चीज, यदि संक्षारण की प्रक्रिया से आप बचना चाहते हैं तो संक्षारण से बचाव के उपाय, संक्षारण से बचाव के उपाय, ठीक है बेटा। संक्षारण से बचाव के उपाय के अंदर पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आप एक काम कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, पेंट, ठीक है। पेंट करके आप संक्षारण की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हो, यानी संक्षारण की प्रक्रिया से आप बच सकते हो। लेकिन इसके अलावा और ऑप्शन, ग्रीस या तेल का प्रयोग करके, ग्रीस या तेल का प्रयोग करके भी आप संक्षारण की प्रक्रिया को रोक सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी धातु की कोटिंग कर सकते हो, धातु की कोटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रक्रिया को यशद लेपन भी कहा जाता है और यशद लेपन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। यशद लेपन, ठीक है बेटा, यशद लेपन, धातु की कोटिंग, क्लियर है। अब रही बात की यशद लेपन या धातु की कोटिंग होती क्या है सर, ये बता दो। सर पेंट समझ में आ गया, ग्रीस समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन यशद लेपन या धातु की कोटिंग होती क्या है? यदि धातु की कोटिंग या यशद लेपन की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल यानी धातु का एक कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है आपने, आपको डर है कि इस पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने का क्या उपाय है? तो बचाने का एक उपाय है कि इसके ऊपर इससे सस्ती किसी धातु का जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेता हो, जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, सामान्य तौर पे वो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो उसका क्षरण नहीं होता है, तो आप उस एल्यूमिनियम की एक परत लगा दीजिए, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक परत लगा देंगे तो अंदर का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, क्लियर है, सुरक्षित हो जाएगा। तो अब उस केस में इसी प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो इस विधियों द्वारा आप संक्षारण से बचाव कर सकते हैं, ठीक है, संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता, जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को, वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं तथा यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है।
वसा युक्त यानी ऐसे पदार्थ जिसमें वसा होती है, ठीक है। जो भी तेल या घी का बनेगा उसमें वसा होगा ही होगा। तो यहां लिखा हुआ है तैलीय खाद्य सामग्री। तैलीय खाद्य सामग्री यानी जैसे कोई पदार्थ जो तेल युक्त है, तेल से बना हुआ है, उसमें यदि उसको लंबे समय तक, काफी समय तक पैक कर दिया जाए तो उसका टेस्ट और गंध दोनों बदल जाता है, ठीक है। स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकृत गंधी, रेंसिड कहा जाता है। और यह प्रक्रिया विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है, रेंसिडिटी कहलाती है। क्लियर है इतनी बातें? यहां तक यदि आपको यह पहला चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिए कि सर ये वाला चैप्टर बनाइए, ठीक है। मैं जल्दी वन शॉट लेके आऊंगा उस वीडियो के लिए, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि सर वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी चीज़ें कमी रही वो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।